हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल क्लासेस में। दोस्तों, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए। जिन भी छात्रों ने साथियों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई की है और वो सभी साथी यहाँ पे BSPCL TG3 एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। ये साथियों वह प्रश्न है जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, और ये प्रश्न पिछले किसी ना किसी एग्जाम में साथियों यहाँ पे पूछे गए हैं। और ये साथियों मॉक टेस्ट नंबर हमारा आज का देखिए 4 यहाँ पे रहने वाला है। ऑलरेडी 3 क्लासेस हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो साथियों यह क्लास देखिए BSPCL के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और MPTO यानी कि MP ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश में, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और RRB ALP2 और यहाँ पे NPCL की अगर हम बात करें तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि साथियों इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन देखिए सभी के एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक यहाँ पे पहुंचाता हूँ। देखिए BSPCL TG3 की यहाँ पे टेस्ट सीरीज बनकर रेडी है, तो सभी साथी इसमें एनरोल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे साथियों रखे गए हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और BSPCL TG3 का वीडियो क्लास के लिए यहाँ पे एक लेक्चर, कुछ मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, वो लेक्चर यहाँ पे साथियों एक तरीके से पेड कोर्स मैंने बनाया हुआ है। इस कोर्स से भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और इस कोर्स में AC/DC बाइंडिंग की थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, अंडरग्राउंड केबल की क्लासेस मिलेंगी, लेक्चर PDF मिलेंगी डाउनलोडेबल फॉर्म में, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको साथियों यहाँ पे मिलने वाली है। यानी कि जो ये BSPCL की टेस्ट सीरीज है ये इस कोर्स के अंदर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाली है। तो सभी साथी क्या है देखिए इस कोर्स के साथ में एनरोल हो जाइए। ठीक है, अब हम साथियों अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आप सभी को पता है देखिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चाहे आप LMRC के एग्जाम ले लो, मेंटेनर का एग्जाम ले लो ITI का, ठीक है, चाहे आप JEE का एग्जाम ले लो, चाहे UPPCL का TG2 एग्जाम ले लो, चाहे अदर स्टेट के जितने भी टेक्नीशियन लेवल के एग्जाम है, वहां पे साथ ही क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, और आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस है। अब साथियों देखिए क्वेश्चन की सबसे पहले मैं लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को यहां मैंने सेपरेट करके लिखा है, ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहां पे आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी साथियों अगर हम बात करें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस मोटर का गति नियमन सबसे खराब होता है। सबसे खराब की बात की गई देखिए, तो खराब क्या शंट मोटर का होता है, सीरीज मोटर का, या विभेदक यौगिक मोटर, या फिर संचयी यौगिक, जिसको हम डिफरेंशियली कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन सबसे खराब की बात की गई है, तो सबसे खराब डीसी सीरीज मोटर का होता है साथियों, सीरीज मोटर का। ठीक है भाई, सबसे खराब की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है देखिए B करेक्ट होगा। और मैं सभी साथियों से यहाँ पे कहना चाहता हूँ जैसे ही ये क्लास यहाँ पे एंड हो तो सभी साथी क्या है अपने क्वेश्चंस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे क्या है करेक्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे साथियों आप सभी को पता है मॉक टेस्ट ही चल रहा है। मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ पे देखिए बताने। तो पहले का तो देखिए B हो गया, ये मैंने बता दिया है। क्या आपको ये पहले से पता था कि नहीं पता था? अगर पता था तो इसी तरीके से आप अपनी काउंटिंग करते जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए डीसी सीरीज मोटर की आपको कुछ ये करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिख जाएंगी, तो इस करेक्टरिस्टिक्स को आप देख सकते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने मिलेगी देखिए डीसी सीरीज मोटर की, और ये स्पीड और यहाँ पे आर्मेचर करंट के बीच में ग्राफ बनता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो साथियों स्पीड और आर्मेचर करंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है EB अपॉन में फाई आपने पढ़ा होगा, और फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। 5 इंटू IA के होता है डीसी सीरीज मोटर में, और 5 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट। तो स्पीड जो है कैसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर्मेचर करंट के, तो स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, समझ गए सभी, आर्मेचर करंट के स्क्वायर पे। यानी कि आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो स्पीड यहाँ पे क्या है साथियों ड्रॉप हो जाती है, और
स्पीड अगर बढ़ती है तो आर्मेचर करंट यहाँ पे, तो यहाँ पे आप साथियों इसको साफ साफ देख सकते हैं। उसके बाद में शंट मोटर का, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर का, तो कुल मिला के कह सकते हैं स्पीड रेगुलेशन सबसे खराब जो होता है वो डीसी सीरीज मोटर का यहाँ पे होता है, क्योंकि नो लोड और फुल लोड स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन इसमें आ जाता है, और नो लोड पे स्पीड इनफाइनाइट कैटेगरी में यहाँ पे पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर, इसका उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है? क्या केवल डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने में, क्या डीसी शंट मोटर को, या फिर कंपाउंड मोटर को, या फिर शंट और कंपाउंड दोनों को? साथियों 3 पॉइंट स्टार्टर की बात की जाए तो डीसी शंट और कंपाउंड मोटर इन दोनों को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। डीसी जो सीरीज मोटर है उसको, उसमें हम क्या है 3 पॉइंट स्टार्टर को यूज नहीं करते, उसमें क्या है 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर का हम उपयोग कहाँ करते हैं? डीसी सीरीज मोटर में। क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? डी यहाँ पे करेक्ट होगा, शंट और कंपाउंड मोटर दोनों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इंडक्शन मोटर में के दौरान लैगिंग पावर फैक्टर होता है, किसके दौरान? केवल शुरुआत में, या फिर केवल ऑपरेशन के दौरान, केवल आरंभ और संचालन दोनों के दौरान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ये क्वेश्चन मैं आपको मैक्सिमम बार देखिए क्लास में करा चुका हूं कि इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें तो इसका जो पावर फैक्टर होता है वो यहाँ पे आरंभ और संचालन दोनों के दौरान क्या है, कैसा रहता है? लैगिंग पावर फैक्टर यहाँ पे रहता है। ठीक है, कैसा रहता है साथियों? लैगिंग पावर फैक्टर रहता है हमेशा, ऑलवेज ऑपरेट ऑन लैगिंग पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपने देखिए साथियों पढ़ी होगी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वो विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट की जाती है, सभी को क्लियर है? तो उसमें जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जो हम यूज करते हैं वो कौन सा कैपेसिटर होता है? ये होता है साथियों इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और इसमें क्या है, इसमें एक विशेष कंडीशन रहती है कि इसमें पोलैरिटी का मस्ट यहाँ पे ध्यान रखा जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल यहाँ पे पोलैरिटी को ध्यान पूर्वक हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को। पोलैरिटी मस्ट करेक्ट, यानी कि इस कैपेसिटर की जो पोलैरिटी है वो हमेशा क्या है? सही होनी चाहिए। अगर गलत होगी तो यहाँ पे कैपेसिटर क्या है? खराब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र जो बनता है, यानी कि जिसको हम वी कर्व के नाम से यहाँ पे जानते हैं, वी कर्व किसमें? सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व जो बनता है वो किस किस के बीच में बनता है? क्या वह यहाँ पे फील्ड करंट और यहाँ पे पावर फैक्टर के बीच में बनता है? क्या यहाँ पे फील्ड करंट और आर्मेचर करंट? क्या यहाँ पे आर्मेचर करंट और आपूर्ति वोल्टेज? क्या यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे एक्साइटेशन वोल्टेज, ईबी कह सकते हो, एक्साइटेशन वोल्टेज धारा, एक्साइटेशन धारा और बैक ईएमएफ ईबी के बीच में किस किस के बीच में यहाँ पे क्या बी कर्व बनता है? देखिए बी कर्व की यहाँ पे बात की गई है तो ये बनता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से वी कर्व यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ आर्मेचर करंट, यहाँ पे फील्ड करंट, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये होती है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसके लिए आपके डायग्राम भी लगाया ताकि डायग्राम के थ्रू आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं ये क्या है? आर्मेचर करंट हो गई, और ये इस वाली साइड में क्या है? फील्ड करंट हो गई। और यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो बीच में, बिल्कुल इसके बीच में फिक्स्ड करंट यानी कि फील्ड करंट एक्साइटेशन पे, तो यहाँ पे क्या है? यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है, और इससे इधर हमें अंडर एक्साइटेशन हो जाता है और इधर यहाँ पे ओवर एक्साइटेशन हो जाता है। तो ओवर एक्साइटेशन पे सभी को पता है कैसा हो जाता है? निगेटिव में पहुंच जाता है, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर होता है, और अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग पावर फैक्टर होता है। सभी को क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रखरखाव के लिए जनरेटर, फीटर और सर्किट ब्रेकर को बस बार से अलग करने की अनुमति देता है? तो यहाँ पे भाई किस उपकरण की वजह से
हम जनरेटर को, फीडर को और सर्किट ब्रेकर को बस बार से अलग कर सकते हैं। बस बार क्या है, एक कॉपर की यहाँ पे रोड होती है, इससे ये सारे पॉइंट हमारे क्या है, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये बस बार हुआ और बस बार, और यहाँ भी क्या है आपका, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। फिर यहाँ पे सारे इक्विपमेंट हमारे लगे रहते हैं। ठीक है, और सर्किट ब्रेकर वगैरह लगे रहते हैं, ट्रांसफार्मर आपके लगे रहते हैं। तो उसको जो अलग करता है, ये पॉइंट को क्या कहलाता है, ये कहलाता है आइसोलेटर। आइसोलेटर हमेशा क्या है, नो लोड पे ऑपरेट होता है। किस पे, नो लोड पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ऑलवेज ऑलवेज ऑपरेट नो लोड, नो लोड कंडीशन। ठीक है, नो लोड की कंडीशन में इसको ऑपरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, नो लोड पर ट्रांसफार्मर किस तरह व्यवहार करता है। भाई अगर ट्रांसफार्मर पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो वो किस तरीके से यहाँ पे व्यवहार करेगा, उसका यहाँ पे बिहेवियर कैसा होगा। क्या वह बिहेवियर कैपेसिटर बैंक की तरह होगा, क्या एक कैपेसिटिव रिएक्टर की तरह होगा, क्या एक इंडक्टिव रिएक्टर या फिर एक रजिस्टर की तरह होगा। भाई रजिस्टर की तरह नहीं होगा, ये पावर को कंज्यूम यहाँ पे नहीं करता, पावर को कंज्यूम नहीं करता। और रजिस्टर जो है वो पावर को कंज्यूम करता है अपने अंदर, यानी कि लॉसेस करता है, जिसमें कि यहाँ पे आई स्क्वायर आर एस, आई स्क्वायर आर यहाँ पे लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉस बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद कैपेसिटर बैंक की या कैपेसिटिव रिएक्टर की अगर हम बात करें तो ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। बट ट्रांसफॉर्मर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, ये एनर्जी को स्टोर नहीं करता, ये वोल्टेज लेवल को एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या है, चेंज कर देता है। ठीक है, वोल्टेज लेवल को एक लेवल से दूसरे में चेंज करता है बस, और कुछ नहीं करता, एनर्जी को स्टोर नहीं करता। बट यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, जब ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, दो वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और यहाँ पे क्या है देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग। सभी को क्लियर है। तो इनके माध्यम से क्या है, यहाँ पे एक कोर में फ्लक्स होता है और यहाँ पे साथियों कुछ लीकेज फ्लक्स होता है दोनों वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स और सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स। तो इस लीकेज फ्लक्स के कारण, और ट्रांसफार्मर जब नो लोड पे, तब यहाँ पे क्या होता है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस पैदा होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तब यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसफार्मर जो है नो लोड पे एक इंडक्टिव रिएक्टर की तरह वर्क करता है, ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। इसके कारण, लीकेज फ्लक्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हम देखेंगे, यदि 2500 केवीए बेस सिस्टम के, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 2500 केवीए कौन सा, बेस केवीए है, और 25% यहाँ पे क्या है आपका, रिएक्टेंस है, यानी कि परसेंटेज इंपीडेंस इसको बोल सकते हैं, परसेंटेज रिएक्टेंस इसको बोलते हैं। तो जो कि यहाँ पे 25% है। अब फुल लोड करंट जो है वो बेस केवीए के अनुरूप कितना है, 20 एम्पियर यहाँ पे क्या है आपको करंट दिया गया है। तब आपसे शॉर्ट सर्किट करंट की जो वैल्यू है वो पूछी गई है। ठीक है, क्या पूछी गई है, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू। तो हम यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले के माध्यम से इसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। फॉर्मूला होता है ISC, यानी कि आई शॉर्ट सर्किट करंट बराबर रेटेड करंट, आई रेटेड करंट डिवाइडेड बाई परसेंटेज रिएक्टेंस इनटू 100। ये फॉर्मूला साथियों यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, किसमें, फॉल्ट एनालिसिस एक चैप्टर पड़ता है पावर सिस्टम के अंदर, उसके अंदर ये फॉर्मूला आपको देखने मिल जाएगा। तब आप इसकी यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो आई शॉर्ट सर्किट बराबर रेटेड करंट कितना है हमारा, 20 दिया है, परसेंटेज इंपीडेंस कितना है, 25 यहाँ पे आपको दिया है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो 25 चौका आपको 100 मिलेगा, और शॉर्ट सर्किट की बात करें तो 20 चौका आपको 80 यहाँ पे मिल जाएगा साथियों। तो शॉर्ट सर्किट करंट की जो वैल्यू होगी वो 80 एम्पियर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसी क्लास के बाद में आपको अपने नंबर भी बताने हैं, मार्क्स बताने हैं, क्वेश्चन कितने करेक्ट आपने किए। यदि किसी ट्रांसफार्मर में आपूर्ति आवृत्ति को B/F अनुपात स्थिर रखकर दोगुना कर दिया जाए तब यहाँ पे क्या होगा। इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन ए ट्रांसफार्मर इज डबल, फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, फ्रीक्वेंसी कैसी, दो गुना अगर कर दी, और B/F रेशियो कांस्टेंट है, तब क्या होगा।
क्या यहाँ पे एडी करंट जो लॉसेस है, हानि है, वो कम हो जाएंगी? क्या अधिकतम फ्लक्स घनत्व कम हो जाएगा? या कोर हानि यहाँ पे बढ़ जाएंगी? या हिस्ट्रेसिस हानि कम हो जाएंगी? तो देखिए, अगर हम बात करें देखिए इसकी ट्रांसफॉर्मर की, तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, एक तो यहाँ पे क्या है, आपको एडी करंट लॉस मिलेंगे, एडी करंट लॉस, और दूसरा हिस्ट्रेसिस लॉस। ठीक है, और ये दोनों किस लॉस के अंदर आते हैं? ये होते हैं कोर लॉस। कौन से होते हैं? ये होते हैं कोर लॉस। और एडी करंट लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे। और हाइस्टेसिस लॉस क्या है, वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज पे और इनवर्सली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि कुल मिला के डिपेंड दोनों फ्रीक्वेंसी पे ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यदि किसी ट्रांसफॉर्मर की आवृत्ति यहाँ पे क्या है, उसको यहाँ पे स्थिर रख के दोगुना कर दिया जाएगा, तो कोर लॉस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। कोर हानि क्या होंगी, वो बढ़ जाएंगी। ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे सी आप देखेंगे, ये करेक्ट होगा, ये आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है डीसी मोटर के घूमने की दिशा का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि डीसी मोटर बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इसमें कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, कूलाम का नियम, एम्पियर का नियम, या फिर वायोट सेवार्ट का नियम, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो डीसी मोटर की बात करें तो यहाँ पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल काम करता है, लेफ्ट हैंड रूल जो है वो काम करता है। और डीसी जनरेटर की अगर हम बात करें, जनरेटर या कोई सा भी जनरेटर है, तो इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड जो रूल है वो यहाँ पे क्या है, कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों करेक्ट होने वाला है। डीसी मोटर की यहाँ पे देखिए बात की गई है, किसकी, डीसी मोटर की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न को रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 देखेंगे, निम्न चालकता वाले चालक पदार्थ के लिए कौन सा यहाँ पे सही है? निम्न चालकता वाले चालक पदार्थ के लिए विच इज करेक्ट फॉर लो कंडक्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल। अरे भाई कोई क्या है, देखिए इसने बोल दिया कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, मटेरियल तो कंडक्टिंग दे दिया। ठीक है, यानी कि चालक पदार्थ है, पदार्थ चालक है और उसकी कंडक्टिविटी लो है। कैसी? जो चालकता है वो कैसी है, वो कम है। जब चालकता कम है तो उसकी प्रतिरोधकता कैसी होगी, प्रतिरोधकता जो होगी वो कैसी होगी, वो तो यहाँ पे ज्यादा होगी ना, ज्यादा होगी। कंडक्टिंग मटेरियल है, उसकी चालकता कम है तो प्रतिरोधकता ज्यादा होगी। तो ऑप्शन देखो, कम प्रतिरोधकता ये तो नहीं होगा, उच्च चालक पदार्थ ये भी नहीं होगा, उच्च प्रतिरोधकता। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी को, सी हमारा करेक्ट होने वाला है। हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल होगा ना, फिर तो वो कंडक्टिविटी है लेकिन लो कंडक्टिविटी है, लेकिन रेजिस्टिविटी तो हाई होगी ना उसकी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, किस प्रकार की सामग्री में उच्च प्रतिरोधकता या कम चालकता होती है? देखिए विच मटेरियल हैज हाई रेजिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी हाई है और कंडक्टिविटी यहाँ पे लो कर दी है, तब आपका क्या होगा, कौन सा मटेरियल होगा? यहाँ पे बोला देखिए हाई रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कैसा है, प्रतिरोध कैसा है, ये तो ज्यादा है, ज्यादा है। और जो चालकता है जो चालकता है वो कैसी है, वो यहाँ पे कम है, वो कम है। तो प्रतिरोध किसमें, देखिए एल्युमिनियम में प्रतिरोध ज्यादा होता है, एल्युमिनियम में है, एल्युमिनियम में तो नहीं होता ज्यादा, इसमें चालकता ज्यादा होती है। तांबे में भी क्या है, चालकता ज्यादा होती है। ठीक है, और टंगस्टन या सोना में भी चालकता होती है। तो लेकिन टंगस्टन को आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका प्रतिरोध यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, डीसी मोटर स्टार्टर का जो कार्य है वो क्या है? क्या प्रारंभिक धारा को सीमित करना है, या फिर प्रारंभिक टॉर्क को बढ़ाना होता है, या फिर आपूर्ति वोल्टेज में गिरावट से बचाना, या फिर डीसी मोटर को चालू करना? डीसी मोटर में स्टार्टर, डीसी मोटर स्टार्टर की बात यहाँ पे की गई है। तो इसका काम क्या होता है, डीसी मोटर को चालू करना, स्टार्ट करना होता है क्या मोटर को? जल्दी बताइए भाई कमेंट करके। देखिए स्टार्ट करना नहीं होता,
इसकी प्रारंभिक धारा को सीमित करना होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग करंट रहती है, स्टार्टिंग करंट रहती है ना, उसको कम करना। क्योंकि स्टार्टिंग, जैसे ही हम मोटर को अगर मान लीजिए स्टार्टर नहीं है, लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, तो जो स्टार्टिंग करंट होती है वो यहाँ पे 5 to 7 टाइम्स यहाँ पे ज्यादा होती है। समझ रहे हैं बात को, 5 से 6 गुना ज्यादा होती है। और जितना किससे ज्यादा होती है, जितना मोटर को चाहिए होता है उससे ज्यादा है। तो उससे होगा क्या, इसकी जो वाइंडिंग्स है ना, अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो वाइंडिंग्स क्या है, जल जाएंगी हीट के कारण। ठीक है, तो हम इसलिए स्टार्टर को यूज करते हैं। स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग करंट को कम कर देता है और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी करंट यहाँ पे पहुंचाता है। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारी मोटर की जो वाइंडिंग्स है वो बची रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 220 वोल्ट डीसी मोटर है, कितने की, V बराबर कितना है, 220 वोल्ट की एक डीसी मोटर है जिसका आर्मेचर प्रतिरोध कितना है। आर्मेचर प्रतिरोध RA की बात की गई है, RA कितना है 1.5 ओम यहाँ पे, और बैक EMF दिया है 190, यानी कि EV की वैल्यू जो दी है वो 190 वोल्ट यहाँ पे दी है। तो खींचा गया विद्युत प्रवाह, यानी कि द करंट ड्रा, करंट यहाँ पे पूछा है I बराबर यहाँ पे क्या होगा, या आर्मेचर करंट की बात की गई तो आर्मेचर करंट कितनी होगी। तो आर्मेचर करंट का फॉर्मूला होता है IA बराबर V माइनस EV अपॉन में RA। ठीक है भाई, ये यानी कि टोटल वोल्टेज में से यदि हम बैक ईएमएफ वोल्टेज को घटा देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे आर्मेचर प्रतिरोध से, तो हमारी आर्मेचर धारा जो है वो निकल के आ जाएगी। तो अब हम देखिए कैसे निकालेंगे। IA बराबर आर्मेचर करंट बराबर टोटल वोल्टेज कितना है 220 में से 190 को हमें क्या है माइनस कर देना है और 1.5 से डिवाइड कर देना है। तो IA बराबर कितना बचा 30 बटे 1.5, एक पॉइंट को यहां से उड़ा दो, ऊपर जीरो लगा लो, 15 दूनी 30। तो आर्मेचर करंट की जो वैल्यू आई वो आपको यहाँ पे 20 एम्पियर मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, बी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ पे देखेंगे, एक ट्रांसफॉर्मर में पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है। कैसा रेगुलेशन होता है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है भाई, होता है। उसका लोड पावर फैक्टर कैसे होगा, देखिए पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन पे क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर ट्रांसफॉर्मर का होता है। और निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है। ठीक है, तो लीडिंग पावर फैक्टर पे हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव, या निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन पे ऑलवेज पावर फैक्टर जो वो लीडिंग, और पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन पे जो पावर फैक्टर रहता है वो यहाँ पे लैगिंग मिल जाता है हमें। अब वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, हमारी वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, किसका पूछा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे साथियों कैसा होगा, लैगिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो साथियों आज की क्लास के यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन थे, और इन 15 क्वेश्चन को आई होप आपने देखिए यहाँ पे 15 में से 15 करेक्ट किए होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इतने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, सिर्फ ITI लेवल के क्वेश्चन रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है। ईमानदारी रखना अपने प्रति, क्योंकि अगर आप ईमानदार रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, जब सिलेक्शन हो पाएगा तो आपकी काफ़ी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो आई होप साथियों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर कर दीजिए, और इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही हमारा ऑफिशियली जो ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए इलेक्ट्रिकल गोपाल क्लासेस को, जहां पे आपको BSP SCL TG3 के लिए वीडियो क्लास का यहाँ पे पेड कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि साथियों इतना ज़्यादा नहीं है। इसका ऐप डाउनलोड करिए, प्राइस आपको वहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो दिए गए नंबर पे डायरेक्ट आप मुझे कॉल करिए, मैं आपके लिए प्राइस
क्या यहाँ पे कुछ डिस्काउंट रख दूंगा, वो तभी रखूंगा जब आपके पास अगर कोई कंडीशन होगी कि हाँ भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये है वो है, ठीक है, ये तभी होगा, वरना इतना ज़्यादा प्राइस है ही नहीं, आप उसका उसका खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ आपको मिलने वाली है, और साथियों वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे साथियों आप विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।